हेलो स्टूडेंट। हम अभी क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन करने जा रहे हैं। इसमें हमने 3 वीडियो में बात कर ली है, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है और बाकी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी गोलीय दर्पणों से संबंधित इमेज बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उनका अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आगे अवतल दर्पण का क्या प्रयोग होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है और बाकी उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट है अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग हम किधर किधर करते हैं, कहाँ किया जाता है, इसको हम समझते हैं और साथ ही याद भी हो जाएंगे। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग हमें ऐसी जगह पर करना है जहां पर कि हमें या तो कहीं बाहर दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर लेकर आना हो। जैसे ये किरणें आ रही हैं, तो जब ये दर्पण से टकराएंगे अवतल दर्पण से, तो फिर एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसको एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये हम समझ चुके हैं। तो एक तो इस जगह पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम अवतल दर्पण का प्रयोग किरणों को समांतर रूप से चलने के लिए करेंगे। तो इन 2 पॉइंटों पर आधारित है अवतल दर्पण का यूज, कि किस जगह पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इनसे समझते हैं। देखिए, ये वाला जब यूज हम करते हैं तो सबसे पहले ये गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हेडलाइट में तुमने देखा होगा, इस प्रकार से एक बल्ब होता है और जो बल्ब होता है उसका उस बल्ब में से जो किरणें निकलती हैं, प्रकाश की किरणें निकलने के पश्चात वो इस परावर्तक तल, जो कि अवतल दर्पण के आकार का होता है, इस परावर्तक तल पर गिरती हैं और परावर्तक तल पर गिरने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये बातें हमें क्लियर मालूम है। और जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी तो ये किरणें आगे की ओर चलती चली जाएंगी और ये आगे इतनी दूर बढ़ेंगी कि इन्फाइनाइट की ओर। हालांकि जो इंटेंसिटी है इसकी, बल्ब की जो तीव्रता है, कितनी दूरी तक ये, कितना ज्यादा प्रकाश ये निकाल सकता है, इस पर डिपेंड करता है। ये तेजी के साथ यदि बल्ब जल रहा है तो ये इससे जो निकलने वाली किरणें हैं वो बहुत ही दूरी तक जाएगी। तो इस प्रकार से गाड़ी के सामने ये हेडलाइट में लगा होता है और गाड़ी के सामने वाली जो रात में अंधेरे में जो भी अधिक दूरी तक भी 1-1 किलोमीटर तक की रेंज को ये कवर कर लेता है, ये प्रकाश। तो सबसे पहला एक प्रयोग हो गया हेडलाइट के रूप में। रेलगाड़ी में भी हेडलाइट की, गाड़ियों तथा रेलगाड़ी या कोई भी मोटरसाइकिल है या और भी कोई वाहन होते हैं, उनमें तथा अन्य वाहनों में हेडलाइट, मुख्य लाइट जो होती है जिससे गाड़ी चलती है रात्रि में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने समझ लिया
कि फोकस से, ये हमें मालूम है कि फोकस से आने वाली किरणें होंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो वही है कि जो बल्ब लगा होता है वो फोकस पर लगा हुआ है, क्योंकि फोकस से जाने वाली किरणें इससे जब टकराएंगी, जो प्लेट लगी होती है जो कि अवतल दर्पण का काम करती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर और सीधी फोकस से होगी। बाकी तुमने देखा होगा कि जो आजकल ये डीजे का बहुत ज्यादा चलन है, तो डीजे में भी लाइट लगा देते हैं, और डीजे की ऐसी ऐसी प्रकार की लाइट आती हैं कि वो सीधा सीधा फोकस मारती हैं। जब सीधा सीधा फोकस है तो उसमें भी जो लाइट होती है उसकी, उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और भी इसके उपयोग समझ सकते हैं। बाकी हेडलाइट हो गया, और टॉर्च में भी इसका यूज किया जाता है, या हेडलाइट कह लीजिए या टॉर्च में भी इसका यूज किया जाता है। टॉर्च में भी सेम फेनोमेना, सेम प्रोसेस अप्लाई होती है, जैसे कि टॉर्च का बल्ब होता है और उसमें जो लगे हुए अवतल दर्पण से टॉर्च सीधा फोकस कर देती है। आगे और भी है, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो किस प्रकार के से करते हैं इसको हम समझते हैं। तो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक समांतर प्रकाश से चलने वाली किरणों को एक उत्तल दर्पण पर ही अवतल दर्पण पर ही फोकसित करते हैं। जब ये अवतल दर्पण पर टकराती है, उसके बाद इस दर्पण को वो कान के ऊपर लगा देते हैं, जिससे जब ये किरणें फोकसित होती हैं तो कान के अंदर भी डॉक्टर को दिखाई दे जाता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट पर, इस पर ये वाली जो किरणें इकट्ठी होकर के जाती हैं एक ही पॉइंट पर पड़ेंगी, तो कान में जो डॉक्टर देखना चाहते हैं कि क्या खराबी है क्या है, तो वो सारी चीजें उन डॉक्टर को पता चल जाती है। तो यहाँ पर भी डॉक्टर भी हॉस्पिटल में कान के या फिर गले के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, तो वो भी इसका प्रयोग करते हैं हॉस्पिटल में। कान व गले के डॉक्टर, या गले के परीक्षण के लिए, ऐसे लिखोगे गले के परीक्षण के लिए। तो यहाँ पर भी ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और भी अगला पॉइंट हो सकता है इसका, दूसरा ये हो गया। तीसरा, दाढ़ी बनाने के लिए जब भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो फिर जो बाल हैं हमें, वो ये छोटे छोटे बाल हैं, ये भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब छोटे छोटे दाढ़ी के बाल हैं, कोई बाल रह तो नहीं गया है, हजामत हमारी सही तरह से बने, तो वो भी बाल हमें फोकसित होकर के बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे और भी इसका प्रयोग हो सकता है, तो ये प्रयोग है सौर तापन युक्तियों में। मतलब सोलर प्लेट जो होती है, सौर तापन युक्तियां होती हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी समांतर आती हैं। समांतर किरणें आती हैं क्योंकि बहुत ही दूरी से चल करके आती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इसके ऊपर क्या अवतल दर्पण लगा देते हैं। जब अवतल दर्पण लगाते हैं तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात में ये सारी की सारी जो किरणें होती हैं, ये एक ही बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं। अब एक ही बिंदु पर जब ये फोकसित हो जाती हैं, तो फिर इस प्रकार से हमें सोलर से गर्मी की जरूरत पड़ती है, तो सौर तापन की सौर तापन युक्तियों में हम इस अवतल का दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी आएंगी और टकराने के पश्चात क्योंकि एक ही बिंदु पर मिलेंगी, तो
तो एक ही बिंदु पर जब फोकसित होंगी तो वो बिंदु गर्म हो जाएगा और इससे हमें ऊष्मा मिल जाएगी, ताप मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस अवतल दर्पण के निम्नलिखित जो प्रयोग हैं, जो कि परीक्षा में आए हुए भी हैं, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बाकी अगला जो पॉइंट है हमारा ये है, अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो इसको हम समझते हैं। तो फिर चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं इसको। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम अवतल दर्पण लेते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। और इस उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, इसकी स्थिति का वर्णन करते हैं। ये एफ है, इधर ही है। जब वस्तु फोकस तथा अनंत के बीच में रख दी जाए तो फिर क्या होगा। ये ऊपर की ओर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अब दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आएगी, थोड़ा सा क्योंकि ये वक्रता केंद्र की ओर आएगी और परावर्तन के पश्चात में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो क्योंकि ये टकराने के पश्चात इस दर्पण से, उत्तल दर्पण से जैसे ही टकराएगी तो यहाँ से टकरा करके वापस आ जाएगी, लेकिन आती हुई कहां से प्रतीत होगी, ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली जो किरण है वो कहाँ पर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये ध्रुव है और ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पर ये ओ डैश है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आई डैश बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस तथा ध्रुव के बीच में। दूसरी एक और स्थिति लेते हैं, यदि हम इस वस्तु को यदि रखते हैं फोकस पे, ओ डैश आई डैश, तो इसमें भी हम देखते हैं कि
जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तथा जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जैसे कि लौटती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो बिंदु है ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यहाँ पर भी ध्रुव तथा फोकस के बीच में, इधर भी ध्रुव तथा फोकस के बीच में है। थोड़ा सा इधर अगर हो रहा है कहीं पर, ये फोकस की अधिक पास था, ये फोकस से थोड़ा दूर है, ये अंतर है। बाकी हम ये देख रहे हैं तो इससे जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं, सभी के सभी प्रतिबिंब जो बनेंगे वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेंगे। और भी ये तीसरा हम बना करके देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पास में रखते हैं, मतलब फोकस से भी पास, फोकस दूरी से भी कम दूरी पर रखते हैं। फिर क्या होता है, ये तो हमेशा ही इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, ओ ओ डैश, या कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब आई आई डैश बन रहा है। इससे हमें पता चलता है कि उत्तल दर्पण से हमेशा ही प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी होगा, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। सेम वे में इधर भी है और यहाँ पर भी है। तो हमेशा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो ये वाली बातें हमने समझ ली कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हमने समझ लिया कि हमेशा ही जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण से वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं, प्रयोग भी देख लेते हैं, उत्तल दर्पण के क्या प्रयोग होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के क्या प्रयोग होंगे, उपयोग होंगे या प्रयोग होंगे, कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा इसको। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का यह हमें दर्पण दिखाई दे जाए। तो एक तो हमने देखा है इस कंडीशन में ये बल्ब लगा हुआ है और ऐसे लटके हुए देखे हुए, और ये चारों तरफ अब प्रकाश फैला रहा है। ऐसे बल्ब देखे होंगे, तो ऐसे बल्ब की जरूरत हम किधर पर, कहाँ पर पड़ती है। तो हमने देखा है कि इस प्रकार के जो बल्ब हैं वो स्ट्रीट लैंपों में यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रीट लैंप है या फिर गली में जो बल्ब लगे हुए होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लोगों को दिखाई दे। तो सबसे पहला प्रयोग तो यही होगा। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, स्ट्रीट लैंप के रूप में। स्ट्रीट लैंप, ठीक है। हेलोजन जो लाइट लगी होती हैं रोड के सहारे पर, लाइट लगी रहती हैं, उसमें सब जगह पर ये उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर होता है, तो एक हमने देखा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग, दूसरा इसका प्रयोग देखा है जब हम गाड़ियों को, जैसे ये कोई ट्रक है उसमें साइड मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर या साइड के दर्पण,
तो इसके ये यूज हमने देखे वाहनों में, क्योंकि जब यदि कोई वाहन जा रहा है तो फिर वाहन के पीछे, वाहन चलाते समय जो ड्राइवर है वो अपने पीछे की सारी एरिया में देखना चाहता है, क्योंकि यदि कम एरिया में दिखाई देगा तो फिर एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाएगा कि क्यों कौन आ रहा है उसको ड्राइवर को पता नहीं चलेगा। तो गाड़ी के पीछे तक कौन आ रहा है तथा गाड़ी रोड के किनारे तक और रोड से भी और भी दूर तक, लगभग इस एरिया तक लगभग कौन कौन आ रहा है, कितने वाहन आ रहे हैं, छोटा वाहन है या बड़ा वाहन है जिसको साइड देनी है, या फिर कुछ कुछ ऐसे वाहन आ जाते हैं जो कि गलती से, कुछ लोग ऐसे ड्राइवर होते हैं कि बहुत ही तेजी के साथ गाड़ी चलाते हैं, और जबकि जो मेन ड्राइवर है उसकी कोई कमी नहीं होती है, उसकी गाड़ी में ही ला करके वो गाड़ी मार देते हैं। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और इसका भुगतान दूसरे को करना पड़ता है। इसलिए ये शीशे लगाए जाते हैं जिससे कि अधिक से अधिक एरिया का पीछे से देखा जा सके और ऐसे अवांछनीय एक्सीडेंट से बचा जा सके। और क्या होता है, तो इस प्रकार से हम यही इस उत्तल दर्पण के यूज हैं, मुख्य यूज यही है कि स्ट्रीट लैंप में यूज करते हैं और वाहन के लिए साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। बाकी टेबल लैंप में भी कुछ यूज किया जाता है, लेकिन टेबल लैंप में जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो फैलाएगा नहीं प्रकाश, तो फिर किसका यूज किया जाएगा। हाँ, टेबल लैंप में तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जैसे कि एक टेबल लैंप है और टेबल लैंप में बल्ब लगा हुआ है। अब ये बल्ब क्या करेगा, इस प्रकाश को नीचे की ओर परावर्तित कर देगा, जिससे कि इस पर रखी हुई जो किताबें होंगी या कॉपी जो भी हम खोलते हैं वो अच्छी तरह से हमें दिखाई दे, सारे के सारे जो उसके अक्षर हैं वो स्पष्ट दिखाई दें। इसलिए टेबल लैंपों में भी किसका यूज किया जाता है, अवतल अवतल दर्पण का टेबल लैंप में किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या इसके मुख्य रूप उपयोग हो सकते हैं, प्रयोग हो सकते हैं अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के, ये समझ लिए। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी। अब हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की, क्योंकि इस चिन्ह परिपाटी के बाद हम इन दर्पण का सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र से संबंधित सवालों को भी हमें हल करना है। तो सवालों को हल करने से पहले हमें सूत्र के बारे में और जो चिन्ह है उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम आसानी से इस सूत्र का और इसमें उपस्थित सारे के सारे चिन्हों का प्रयोग कर सकें। तो बाकी क्लास 9th में तुमने पढ़ाई है कार्तीय तल, उस कार्तीय तल के आधार पर ही इसका साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है। अगला टॉपिक ये चिन्ह परिपाटी। कन्वेंशन ऑफ मिरर ऑफ स्फेरिकल। तो देखिए समझिए, इसको हमने देखा है, कार्तीय तल को देखा है, कार्टेशियन प्लेन को देखा है, और इसी कार्टेशियन प्लेन के आधार पर हम इस चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। तो हमने देखा है कि जब भी हम कार्तीय तल पढ़ते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से जब राइट की ओर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम पढ़ते थे, और जैसे ही हम इसके विपरीत जाते हैं, इसको x और x डैश मानते थे,
इसको x है, ये y है और ये y डैश है। इसको x और इसको x डैश मानते हैं। इधर -1, -2, -3, -4 और -5 इस प्रकार से आगे गया। बाकी जब ऊपर की ओर जाते हैं तो 1, 2, 3 और 4, लेकिन नीचे आते हैं तो -1, -2, -3 और ये -4। ये हमें मालूम है, हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो इसी के बेस पर हम इन दर्पणों में चिन्ह परपाटी का भी अध्ययन करते हैं। तो ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण। सारी की सारी जो दूरियां हैं, चाहे उत्तल दर्पण की हो और चाहे अवतल दर्पण की हो, वो ध्रुव से ही मापी जाती हैं। ठीक है, और इस ध्रुव को ही हम मूल बिंदु मान सकते हैं। जैसे मूल बिंदु इधर है तो मूल बिंदु कहां पर मानेंगे, इधर ही मानेंगे। समझ लीजिएगा, यदि प्रतिबिंब इधर की ओर बनना है, राइट हैंड की ओर बनना है, तो उस प्रतिबिंब को माइनस साइन के साथ लिया जाएगा, सॉरी प्लस साइन के साथ। इधर का जो साइन होगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव। जैसे ही हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वो होगा ऋणात्मक, नेगेटिव। यदि हम ऊपर की ओर यदि ऊंचाई नापते हैं किसी भी प्रतिबिंब की, तो वो भी क्या होगा, वो भी प्लस साइन के साथ पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और यदि नीचे आते हैं, नीचे की ओर यदि हम दूरी नापते हैं तो ये नेगेटिव, ऋणात्मक होगा। तो जिस प्रकार से हम इधर चल रहे हैं, कार्तीय तल में चलते हैं, कार्टेशियन प्लेन में चलते हैं, उसी प्रकार से इसमें। बाकी अगली बात यह है कि दूसरा दर्पण, एक तो ये उत्तल हो गया, और दूसरा दर्पण है तो ये अवतल दर्पण है, क्योंकि द्रव से ही मांगे हैं, ये पी है। और थोड़ी थोड़ी चीजें और भी समझते जाएंगे, क्यों क्या प्लस होता है, क्यों माइनस होता है। तो क्योंकि अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ पर ये फोकस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी होती है। इधर ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। क्योंकि इधर की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। ये दर्पण कौन सा है, तो ये उत्तल है, और ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो किधर होती है, लेफ्ट हैंड की ओर हमें दिखाई दे रही है। तो जो फोकस दूरी है वो किस साइन के साथ में लेना है, तो अवतल दर्पण की जब भी फोकस दूरी दी होगी तो माइनस साइन के साथ लिया जाता है, क्योंकि ध्रुव के वो लेफ्ट हैंड की ओर होता है। तो नेगेटिव होती है फोकस दूरी किसकी, अवतल दर्पण की। इधर क्या हो रहा है, तो याद है प्लस है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। हमेशा जब भी वस्तु की दूरी नापी जाएगी, इसको यू से डिनोट करते हैं। तो वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु किधर रखी जाएगी, तो दर्पण से बाईं ओर रखी जाएगी, लेफ्ट हैंड की ओर रखी जाएगी। इसलिए वस्तु की दूरी चाहे अब उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, ये नेगेटिव साइन के साथ में ली जाएगी। आगे आता है प्रतिबिंब, इमेज। उत्तल दर्पण में क्योंकि हमेशा ही जो प्रतिबिंब था वो सीधा बन रहा था और राइट हैंड की ओर बन रहा था, इसलिए इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी है वो पॉजिटिव ली जाती है। और अवतल दर्पण में v यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, सॉरी सबसे पहले नेगेटिव लिखें क्योंकि 4-5 बार तो नेगेटिव था, नेगेटिव भी है और ये पॉजिटिव भी है।
ये क्यों है? क्योंकि अवतल दर्पण में हमने 5 प्रतिबिंब बनाए थे, एक अनंत से, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और फिर वक्रता केंद्र पर, और फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और फिर फोकस पर। ये सारे के सारे जो प्रतिबिंब बने थे वो सभी ध्रुव से लेफ्ट हैंड की ओर बने थे। सबकी सारे के सारे जो प्रतिबिंब है उनकी जो दूरी ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। लेकिन एक प्रतिबिंब ऐसा बना था, जब हमने किसी भी वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनता है और दाईं ओर बनता है, राइट हैंड की ओर बनता है। इसलिए इसकी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो 5 फोकस दूरियां हैं, सॉरी 5 प्रतिबिंब की जो दूरी है वो ली जाती है, बाकी एक की ही केवल क्या ली जाती है, पॉजिटिव, और 5 की नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि साइन का कन्वर्जन क्या होता है, कन्वेक्शन ऑफ साइन स्फेरिकल मिरर में चिन्ह परिपाटी क्या होती है। मैं समझता हूँ कि आपने अच्छे से समझा है इसको। बाकी हम इसको फॉर्मूला में भी यूज करेंगे। तो दर्पण का एक सूत्र है, इसको भी लिख लेते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र, तो दर्पण का सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर इधर उधर भी कर सकते हो, कैसे भी लिख दीजिएगा। ये जहां पर एफ क्या है, ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ। यू क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। और बाकी ये वी क्या है, तो ये सॉरी ये गलत हो गया, ये वस्तु की दूरी है। यू क्या है, ये वस्तु की दूरी है, और ये वी ये प्रतिबिंब की दूरी है। क्योंकि हम ये बात तो समझ ही सके हैं कि सारे की सारे जो दूरियां हैं वो कहां से नापी जाती हैं, तो ध्रुव से नापी जाती है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां से यहां तक ये फोकस दूरी है, और प्रतिबिंब जो भी बना, और हमेशा जो वस्तुएं रखी जाएंगी क्योंकि लेफ्ट हैंड की ओर रखी जाएंगी, तो वस्तु की जो दूरी होगी, जो u वो पॉजिटिव आएगा। फोकस दूरी है तो फिर उत्तल दर्पण में धनात्मक और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगी। दर्पण का सूत्र हमने समझ लिया। एक हम फिगर से और समझा देते हैं तुम्हें, जैसे कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो जब इसका इमेज बनेगा तो यहां पर बनेगा, ये बनेगा, तो आई, ये आई डैश, और क्या है वो उल्टा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु की दूरी u है, तो यहां से यहां तक जो प्रतिबिंब की दूरी है, यहां से यहां तक ये प्रतिबिंब की दूरी ये v है, तो बाकी जो फोकस दूरी है तो वो इधर होगी। बाकी हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक क्या है, तो प्रतिबिंब, क्योंकि वस्तु से पहले ही बन रहा है, तो ये 30, यदि ये 30 है तो प्रतिबिंब की दूरी 30 से कम होगी, क्योंकि फोकस दूरी एफ से लेकर के पी तक की दूरी है वो प्रतिबिंब से भी कम होगी। यहाँ पर जो दूरी आएंगी तो यू की वैल्यू सबसे बड़ी है, उसके बाद आई वी की वैल्यू आएगी, और उसके बाद सबसे छोटी क्या होगी, वो फोकस दूरी होगी। आगे हम समझते हैं कि रेखीय आवर्तन क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। चलो इधर ही लिख देते हैं। तो रेखीय आवर्तन में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन क्या होता है?
रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं और रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब है तो I से डिनोट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट वस्तु है तो फिर O से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है I अपॉन O हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी होती हैं। देखिए, यदि I का मान ज्यादा है, I का मान ज्यादा है और O का मान कम है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है, ये प्रतिबिंब बड़ा है। ये मान लीजिए प्रतिबिंब 5 है और जो वस्तु है वो 4 है। प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें पता चल गया हमें प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है। तो जब भी प्रतिबिंब की लंबाई अधिक होगी और वस्तु की लंबाई कम होगी तो कंडीशन क्या होगी, 4 से यदि हम 5 को भाग देंगे तो 1 से 1 आएगा, 4 एकम 4, दशमलव लगाएंगे। फिर कहने का मतलब ये है m इज, जब भी कंडीशन क्या है, इसको लिख ही देते हैं कंडीशनर को सबको, I इज ग्रेटर देन O, मतलब क्या, प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है वस्तु की लंबाई से, तो फिर m क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1। मतलब क्या, यदि वस्तु बड़ी है, सॉरी, यदि प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से तो m का मान 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, m इज ग्रेटर 1, m का मान बड़ा होगा, मतलब रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा। लेकिन यहीं पर यदि उल्टा हो जाए कि I इज लेस देन O, तो फिर m इज लेस देन 1। क्या मतलब, यदि प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से जब भी प्रतिबिंब छोटा होगा तो फिर रेखीय आवर्धन का मान है वो 1 से कम होगा। लास्ट कंडीशन, यदि I बराबर O हो जाए तो, मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 हो जाए तो 5 से 5 को भाग देगो, बोलो 1 आएगा कि नहीं आएगा। यदि क्या हो, I इज इक्वल टू O हो, मतलब रेखीय आवर्धन का, सॉरी, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों की लंबाई यदि बराबर हो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, इसको भी आपने समझ लिया। बाकी ये तो रहा था कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। इसके साथ साथ हम एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं, जब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हो तब रेखीय आवर्धन कब होगा, क्या होगा, तो m इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है माइनस v अपॉन में u होता है। ये कब होगा, यदि हम ध्रुव से दूरियां नापें, मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यदि नापें तो फिर रेखीय आवर्धन जो होता है वो ये रिलेशन होता है। बाकी इन सबको यदि मिलाकर रखते हैं तो हम समझते हैं m इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u, ये हमें रिलेशन मिलता है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज का यूज हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। बाकी इधर तो ये समझ लीजिए, बाकी अच्छे से याद भी हो जाएंगे तुम्हें जब भी हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, क्या इसके साइन है, क्या इसके सिंबल्स हैं, इनको हमने समझ लिया। चिन्ह परिपाटी में हमने समझा क्या पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, जो भी कंडीशन हो सकती थी हमने समझ ली। बाकी हम जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनका सारा के सारे जो फैक्ट हैं और भी कुछ डाउट होंगे तुम्हारे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के ही यूज को हमने पढ़ा, इसके कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, और हमने इस वीडियो के अंदर उत्तल दर्पण से किस प्रकार इमेज बनेगा, प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, कैसा होगा, इसको भी हमने समझ लिया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस पर संबंधित उनको पढ़ेंगे तथा आगे के अगले टॉपिकों को पढ़ेंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो समझ आती है तो बाकी अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, तथा यदि कोई डाउट भी रहता है आपके मन में तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।